हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें उसने बताया है इक्विटी मार्केट इंडिया की जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। इक्विटी मार्केट यहाँ पर यानी कि स्टॉक मार्केट, जो हम स्टॉक इनमें इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, उसको उसी मार्केट को इक्विटी मार्केट कहते हैं। जब हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे डेट मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही इक्विटी मार्केट की। चलिए देखते हैं किस बेसिस पे ये कह रहा है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है या इक्विटी मार्केट है वो दुनिया में नंबर 1 पे कैसे पहुंचे। ब्लूमबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है वो दो की फैक्टर पे बेस है। पहला तो ईयर टू ईयर और दूसरा ईयर टू डेट बेसिस। अब ईयर टू ईयर का मतलब एक साल, यानी कि 2018 से 2019 में वो कैसा परफॉर्म की है, 2019 से 2020 वो कैसा परफॉर्मिंग की है, वो पूरा पूरा एक साल लेती है। पर ईयर टू डेट बेसिस यानी कि एक साल से या किसी स्पेसिफिक डेट से आज की डेट, यानी आज 29 अगस्त है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में था, तो 1 अप्रैल से आज की डेट को कहेंगे ईयर टू डेट बेसिस। ये दिखाया है कि स्टॉक मार्केट ईयर टू ईयर बेसिस, इंडियन स्टॉक मार्केट ईयर टू ईयर बेसिस 45% गेन की है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। उसके बाद अगर वो ईयर टू डेट बेसिस देखें तो 19% तक उसमें गेन आया है, 90% तक ऊपर गया है। ये भी कम नहीं होता, ये भी बहुत है। अगर इसके अलावा हम और को देखें तो जैसे जहां इंडिया 45% पे है, कोई 40% तक नहीं है। सेकेंड नंबर पे आ रहा है मैक्सिको। तो मैक्सिको क्या है, करीब 36% आया है, ईयर टू ईयर बेसिस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ताइवान करीब 33% के तक पहुंचा है, पर इंडिया 45%। बट हाँ, फ्रांस ने अगर देखा जाए ईयर टू डेट बेसिस तो इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा 20 पॉइंट्स 27% इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। बट ईयरली बेसिस देखा जाए तो 33.21, तो वह इंडिया का तो 45% था, तो एक में ये ज्यादा है। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो वो तो 1% का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 33 से 41 के बीच में, 45 के बीच में तो काफी डिफरेंस है। इसीलिए इंडिया को टॉप परफॉर्मर स्टॉक एक्सचेंज कहा गया है। अब अगर आप वो देख रहे हैं, ये की फैक्टर देख रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स और MSCI इमर्जिंग इंडेक्स, इन दोनों को भी देखना है। ये भी एक ग्लोबल इंडेक्स मार्केट है। ये भी शो करती हैं कौन से स्टॉक, कौन से एक्सचेंज कंट्री के कितना परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी रेट है, वो सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, मतलब इसके अंदर वो इंडेक्स आते हैं जो पूरी तरीके से डेवलप हो, वो जो पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट, जो पूरी एक्सचेंज मार्केट, जो कंट्री पूरी डेवलप्ड है उसके अकॉर्डिंग देता है। और MSCI जो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है उसके अकॉर्डिंग अपनी डेटा पब्लिश करते हैं। तो इंडिया का अगर देखा जाए तो MSCI जो पूरे डेवलप्ड कंट्री के बीच में है, तो अगर उनके अकॉर्डिंग निकाला जाए तो करीब 15% ज्यादा गेन की है। और अगर इमर्जिंग इंडेक्स यानी कि डेवलपिंग कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए इंडिया को, तो पास्ट 12 मंथ में 29% तक वो गेन की है। दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है। उसके बाद इंडियन का कोरिलेशन ग्लोबल मार्केट में कैसा है। कोरिलेशन का मतलब क्या है कि ग्लोबल मार्केट जैसे कि पूरी मार्केट है, अब इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया में कहीं भी कोई गिरावट आती है, कोई मंदी आती है, तो वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। पर जो कंट्री उसके ऊपर जितना डिपेंड होगी ग्लोबल मार्केट के ऊपर, उसके वहां पर उतना ज्यादा उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। इंडिया का जैसे 80% है, तो ग्लोबल मार्केट में मतलब अगर कोई गिरावट होती है तो उसका 80% गिरावट यहाँ भी देखने को मिलेगी। अगर वहां गेन होता है तो उसका 80%। अब ये एग्जैक्ट नहीं है 80% तक चलाई जाएगा, स्टॉक मार्केट का भी एग्जैक्ट रहता ही नहीं है। इसमें क्या है कि ये कम ज्यादा होता है, बट ये एवरेज इन्होंने निकाला है कि ऑलमोस्ट पूरा एवरेज एक साल का कि 80% का डिफरेंस करीब आ रहा है, पे डिपेंड करती है। पर अब इतना डिपेंडेंसी होना तो अच्छी बात नहीं है। तो भी कुछ महीनों में ये भी देखा गया है इंडिया 80% से 61% तक आ गई है। मतलब इंडिया क्या इकोनॉमिक मजबूत हो रही है। अगर इकोनॉमिक मजबूत हो रही है उसका, तो उसकी डिपेंडेंसी कम हो रही है। डिपेंडेंसी कम हो रही है तो वहां अगर कोई गिरावट आती है तो यहाँ पे 80% के अलावा 61% गिरावट आएगी, तो ये एक अच्छी बात है। बट अगर हाँ ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत इफेक्ट तो यहाँ पड़ेगा। बट जो कंट्री की इकोनॉमी जितनी मजबूत होगी वहां उतना ही उसका कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक की फैक्टर ये भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट है तो उसका कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मोटोकॉप है, हीरो मोटोकॉप का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप समझ लीजिए 1 लाख है। तो उसी तरीके से सारे स्टॉक को जोड़ लेंगे तो जितना भी टोटल आएगा उनका कैपिटलाइजेशन, वो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है। तो इंडिया ने ये लास्ट 1 साल में $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हुए हैं, यानी उसकी 1 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन बढ़ गई है। तो अब इंडिया की टोटल कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप देखा जाए तो नंबर 1 पे फिर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर 1 पे हमेशा यूएस ही ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पर भी यूएस है, उसकी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 51 ट्रिलियन, मतलब 51 ट्रिलियन। चाइना भी आप देख लो सेकंड नंबर पे तो 12 ट्रिलियन आ रहा है। तो 51 ट्रिलियन मतलब आसपास कोई दूर दूर तक ही नहीं ना। सेकंड पे 12 ट्रिलियन चाइना आ रहा है, थर्ड पे 6 ट्रिलियन जो है जापान आ रहा है। तो मतलब
यूएस बहुत ही आगे है और चाइना भी देखा जाए तो कोई बहुत दूसरे स्टॉकों से तो जस्ट डबल आ गए है। बाकी इंडिया भी कभी शायद वहां तक पहुंच जाए। और इसके बाद ये भी देखा गया है जो इंडिया के स्टॉक्स हैं वो अपने वैल्यूएशन से 23 गुना ज्यादा अभी उस पर प्राइस पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब वैल्यूएशन मतलब कि कोई स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है मतलब उसके टोटल एक्स में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन निकलती है बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन होती है। वो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, उसके अंदर से जो कैलकुलेशन निकलती है उसको कहते हैं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख का है और इसके जो स्टॉक है करीब 100 है, 100 के होने चाहिए। अब वो 100 के बिकने के बजाय 123, 124 या मतलब 23 टाइम ज्यादा तो अगर हो रहा है, 23% ज्यादा हो रहा है तो ये अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा हो गया। तो अगर कोई चीज अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा हो गया तो कम भी होगी। तो इसीलिए एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक अपने वैल्यू के ऊपर हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक नीचे भी आएंगे। स्टॉक मार्केट की चाल ही यही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे जाता है तो एकदम ही नीचे चला जाता है, कभी ऊपर जाता है तो एकदम ही ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो अपने वैल्यूएशन से ज्यादा है तो नीचे आना ही आना है, डेफिनेटली आएगा, आज नहीं कल आएगा पर आएगा ही। इसके बहुत सारे रीजन है जिस तरह से स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं इंडिया में। इसके रीजन सबसे मेन रीजन क्या है, एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो। अब क्या हो गया है कि पिछले साल बहुत सा रिसेशन आ गया था, बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट डाउन हो गया था, बट उसके बाद जब इन्वेस्टर थे, फॉरेन इन्वेस्टर के पास पैसा है, उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो अलग अलग कंट्रियों में देखते हैं तो उन्हें ये लगा इंडिया में अच्छा रिटर्न आ सकता है तो उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी या इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। अब जोमेटो ही को आप देख लो, उसको क्या गया, उसका वैल्यूएशन क्या है और आईपीओ आने के बाद क्या रेट है, तो मतलब अपने वैल्यू से काफी ऊपर भी है स्टॉक। बट ये भी की फैक्टर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। अभी देखा गया है लास्ट 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट $31 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ करीब पहुंच गया है। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है कि 1 साल में किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने 2 लाख करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट किया है। वहीं जो एसआईपी है यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इंडिया में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अंदर करीब 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है 1 साल में। तो 1 साल में 1 लाख करोड़ एसआईपी में इन्वेस्ट हुआ है और एफपीआई के द्वारा 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। इसलिए स्टॉक मार्केट की वैल्यू और कैपिटलाइजेशन सब कुछ बढ़ रहा है। इसीलिए आज जो भी स्टॉक है वो अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा है, इसीलिए तो सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जितना भी ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना ही ग्रोथ होगा, बट हाँ नीचे नहीं आनी चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।